हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम क्या होता है, आज के इस वीडियो में सिंपल तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। तो चलिए जी, समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। अब देखिए, इस नियम में हमें क्या बातें बताई गई वो सब हमने यहाँ पे लिख दिया है, समझ में भी आपको आएगा, ठीक है ना। एक बार मैं पढ़ के सुना भी दे रहा हूँ। देखिए, कह रहा है कि इस नियम के अनुसार का मतलब द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी अभिकारक की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, तथा पूरी अभिक्रिया की दर सभी अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए, यही है क्या नियम है, यही है द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। बट अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा। कोई नहीं जी, कोई नहीं, आपको भी समझ में आएंगे, ठीक है ना। समझिएगा, अब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। समझिए, मान लेते हैं सपोज दैट ये एक कोई रिएक्शन है, ठीक है ना। एक हम एग्जाम्पल टाइप से आपको बता दे रहे हैं। ये मान लेते हैं एक रिएक्शन है जो है A+B। मान लेते हैं A B कोई पदार्थ है और A और B ये पदार्थ मिलकर और C+D का निर्माण करते हैं। ये एक रिएक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया है, जिसमें A और B दोनों मिलकर CD का निर्माण करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, AB और यहाँ है CD, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अभिकारक। जो अभिक्रिया से पहले वाले जो भी पदार्थ होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। इधर वाला क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं ना। परंतु एक और बात है कि इसे भी हम उत्पाद नहीं अभिकारक ही कहेंगे। क्यों अभिकारक कहेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डबल तरीके से आपको ये बना हुआ, डबल तरीके से तीर, मतलब इसका मतलब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है, मतलब इस पदार्थ से ये पदार्थ बना है, परंतु जैसे ही मान लेते हैं 100% जब बन जाएगा तभी तो वो कहेंगे ना पूर्णतः बन गया है। परंतु जैसे A से BC मतलब बन रहा है, CD बन रहा है, तो जैसे ये पूर्ण होने वाला होगा फिर से ये CD AB में बदलने लगेगा, ठीक है। मतलब ये पूर्णतः बना भी नहीं होगा तब तक फिर से ये इधर से इधर बनने लगेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो यहाँ पे याद रखिए, AB जो पदार्थ है वो CD में बदल रहा है। जब अभिक्रिया कराएंगे तो AB CD में बदल रहा है। तो इस जो अभिक्रिया करने की, देखिए ये अभिकारक है तो अभिकारक से उत्पाद में बदल रहे हैं, तो अभिक्रिया की क्रिया करने की जो दर होगा या इसका कोई ना कोई वेग होगा ना, जिस वेग से ये AB है वो CD में बदल रहे होंगे। तो देखिए, वही उसी वेग को हम यहाँ पे RF से प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब क्या है, ये क्या है, अभिकारक है। तो हम ये कहेंगे अभिकारक है ना, तो ये देखिए, ये अग्र दिशा में मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है, मतलब इससे ये बन रहा है तो पहले इधर से इधर बन रहा है तो ये आगे वाला दिशा होगा। तो हम यही कहेंगे ये RF क्या है, अग्र, मतलब अग्र अभिक्रिया का वेग है, अग्र अभिक्रिया का वेग है जो है RF। अब फिर से जैसे ही इस पदार्थ से ये पदार्थ बनेगा तो विपरीत अभिक्रिया का वेग है जो है RB। RB हमने लिख दिया, मतलब विपरीत अभिक्रिया का वेग है, ठीक है। अब समझिएगा, ये अभिकारक है, तो यहाँ पे यही बात बताया गया, जो अभिकारक है ना, जैसे A अभिकारक है तो अभिकारक की क्रिया करने की दर, यही ना बात कहा गया है कि A जो अभिकारक है तो अभिकारक की क्रिया करने की जो दर होगा वो समानुपाती होता है, किसके, उसके सक्रिय द्रव्यमान के। उसके मतलब किसके, ये जो अभिकारक है उसी के सक्रिय द्रव्यमान। अभिकारक जो आपको A दिखाई दे रहा है, A के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। नहीं समझ में आया, समझिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है, अभिकारक है, बी क्या है, अभिकारक है। तो यही कह रहे हैं कि अभिकारक की क्रिया करने की जो दर होता है, दर मतलब जो वेग होता है,
ठीक है ना। तो अभिक्रिया अभिकारक की क्रिया करने का जो दर होता है, जो वेग होता है, वो इसी के मतलब जो अभिकारक है तो इसी अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ये कोष्ठ में बंद करेंगे तो उसका मतलब सक्रिय द्रव्यमान होता है। क्या होता है? सक्रिय द्रव्यमान, और ये समानुपाती का चिन्ह है, ठीक है ना। तो देखिए वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, मतलब ताप स्थिर होना चाहिए, तो स्थिर ताप पर किसी अभिकारक की क्रिया करने की दर, किसी कोई भी अभिकारक है तो किसी अभिकारक की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। उसके मतलब किसके? इसी अभिकारक के, तो उसके सक्रिय द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। बात समझ गए ना? यही बात है। अब मान लेते हैं यहाँ पे B है, तो B भी तो अभिकारक है ना तो B अभिकारक है, तो B जो अभिकारक है तो B की क्रिया करने की जो दर होगा वो क्या होगा? वो भी समानुपाती होगा B के सक्रिय द्रव्यमान के, ठीक है ना। तो ये हम B के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होगा। तो ये तो हमारा क्या था? अग्र अभिनत में, मतलब अग्र अभिक्रिया का वेग है, ठीक है। अग्र अभिक्रिया में जब क्रिया करेगा तो A का जो वेग होगा, A अभिकारक है, उसका सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होगा। परंतु जैसे ही ये उत्पाद बनेगा तो ये भी तो इधर से इधर भी तो अभिक्रिया होगी ना तो उस समय पे ये अभिकारक होगा, ये उत्पाद होगा। तो मान लेते हैं C जो अभिकारक है, तो C अगर अभिकारक हो तो C की क्रिया करने की जो दर होगा, क्रिया करने की जो दर होगा वो समानुपाती होगा किसके? C के ही सक्रिय द्रव्यमान के। तो C के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होगा। जो D है तो D की क्रिया करने की जो दर होगा, वो समानुपाती होगा D के सक्रिय द्रव्यमान के। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बेसिक बातें हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये बातें सबसे पहले हमने लिखा है कि जो A अभिकारक है तो उसकी क्रिया करने की दर A के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती। तो वही बात लिखा गया, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी अभिकारक की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो इतनी बात आपने लिख दिया। फिर से कह रहा है तब पूरी अभिक्रिया की क्रिया करने की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। मतलब पूरी अभिक्रिया के क्रिया करने की दर हमें पता करना है। तो दो ही अभिक्रिया हो रहा है, एक हो रहा है अग्र दिशा में, मतलब अग्रिम अभिक्रिया का वेग, एक है पश्च अभिक्रिया का दर, तो विपरीत अभिक्रिया का दर। तो अग्रिम अभिक्रिया का वेग हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं तब हम क्या लिख देते हैं? तब अग्र अभिक्रिया का दर या वेग कह सकते हैं। तो अगर अभिक्रिया का जो दर होगा वो क्या है? RF है ना। तो जो RF होगा वो समानुपाती होगा, ठीक है। वो समानुपाती होगा किसके? अगर अभिक्रिया का जो दर है वो समानुपाती होगा इनके सक्रिय द्रव्यमान, ये जो अभिकारक है इनके सक्रिय द्रव्यमान। तो A का सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाएगा? A का सक्रिय द्रव्यमान ये हो जाएगा, अब B का सक्रिय द्रव्यमान ये हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात कहा गया कि अगर अभिक्रिया का जो दर होगा RF होगा वो A मतलब अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है ना। वही बात यहाँ पे लिखा गया है तथा पूरी अभिक्रिया की क्रिया करने की दर, मतलब यहाँ से इधर ये बन रहा है तो पूरी अभिक्रिया मतलब अग्र अभिक्रिया की क्रिया करने की जो दर है वो अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। अभिकारक यही दोनों है ना, तो अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है। अगर इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं तो मैं आपको बता दूं ये RF और ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे KF एक नियतांक आता है और फिर से A का सक्रिय द्रव्यमान और B का सक्रिय द्रव्यमान। तो ये आपका मेन फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पर ये KF क्या है? KF है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
जो KF है ये है अग्र अभिक्रिया का समीकरण, अग्र अभिक्रिया का समीकरण, अग्र अभिक्रिया का समीकरण। उसी प्रकार देखिए एक अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया का देख लिया, अब विपरीत अभिक्रिया के लिए दर हम देख लेते हैं या वेग, तो हम लिखते हैं विपरीत अभिक्रिया का वेग। तो विपरीत अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा समझिएगा, विपरीत अभिक्रिया का जो वेग होगा या जो दर होगा वो RB हो, तो वो हम लिख देंगे RB। RB जो होगा वो समानुपाती होगा, ये जो अभिकारक यही काम करेंगे तो CD, ठीक है ना, तो C के सक्रिय द्रव्यमान इंटू D के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के। अब देखिए इनको यदि समानुपाती का चिन्ह हटता है RB, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है KB, और ये आता है C के सक्रिय द्रव्यमान और D का सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें विपरीत अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला यहाँ पे हमें ये मिलता है, ठीक है ना। जहाँ पे ये क्या है, KF क्या है, KB क्या है, वो है विपरीत अभिक्रिया का समीकरण, ठीक है, विपरीत अभिक्रिया का वेग का समीकरण है। तो यही है आपका द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम, सिंपल सा है, कुछ बड़ा हार्ड नहीं है। यहाँ पे यही बात बताया गया इस मतलब द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी अभिकारक के क्रिया करने की जो दर होता है वो उसी के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, तथा पूरी अभिक्रिया की क्रिया करने की जो दर होता है वो अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यही तो नॉर्मल सा है बात। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, एक दो बार अगर ना समझ में आए एक दो बार फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इतना इजी वे में तो बताया गया है। अदरवाइज यदि आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो को लाइक के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं यही कहूँगा, कोई भी टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता है, जैसे मान लेते हैं द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम ही नहीं समझ में आ रहा है या अदर कोई भी टॉपिक, तो आप यूट्यूब पर लिखिएगा द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम ब्रदर सर स्टडी, इतना लिखकर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक है, आप चाहें तो वहां से क्लास 11th की स्टडी अपनी कर सकते हैं। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।